नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का, और अभी तक इस पर 2 वीडियो आ चुके हैं। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो वीडियोज़ हैं ये उन सभी के लिए ज़रूरी है, उन सभी के लिए अनिवार्य है पढ़ना जो यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है यूपी जीके पूछा ही पूछा जाता है। चाहे यूपी पीसीएस प्री हो, मेंस हो, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो, आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा, अगर यूपी का है, यूपी में हो रहा है तो वहाँ ज़रूर यूपी स्पेशल पूछा जाता है। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ लिया। उसी के आगे आज हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। लोहे का प्रयोग शुरू होने से इस काल में विकास को गति मिली। वैदिक सभ्यता की शुरुआत इसी काल में हुई, जिसे आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने बताया था ये जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इसको ऐतिहासिक काल में नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए यहाँ विशेषकर, तो इसको कहीं कहीं वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल में भी मान लिया जाता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो वैदिक सभ्यता है वो ऐतिहासिक काल की नहीं है, वो आदि ऐतिहासिक काल की है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको ऐतिहासिक काल में दिखाया गया है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान ऋग्वेद से होता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे। निवास स्थान कहाँ था? गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र से लेकर अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक। 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि शुरुआत में जब आर्य आए तो वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही बसे, उसके बाद उन्होंने पूर्व में विस्तार किया। अब यहाँ देखिए, 7 नदियों के नाम दिए हैं और कुछ नदियों के प्राचीन नाम भी दिए हैं, जैसे सिंधु, सरस्वती, सतुद्री। सतुद्री को आज हम लोग सतलज बोलते हैं। परुषड़ी आज हम इसको रावी बोलते हैं। विपाशा को व्यास बोलते हैं। अस्कनी को चेनाब बोलते हैं। वितस्ता को झेलम बोलते हैं। तो ये नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, उनके प्राचीन नाम याद रखने हैं, ठीक। बस इतना ही पढ़ना है इसमें आपको। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलने के बाद अपना विस्तार पंजाब से आगे बढ़ाकर गंगा यमुना दोआब, हिमालय और विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कर दिया। यानी कि जब उत्तर वैदिक काल आया, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद का समय है, जब इनको लोहे की जानकारी हो गई तो ये जंगलों को साफ़ करने में माहिर हो गए, ठीक है। तो इनका विस्तार धीरे धीरे पंजाब से आगे कहाँ हुआ? पूरब की तरफ हुआ। यानी गंगा यमुना दोआब, हिमालय और विंध्याचल जैसे पर्वतीय प्रदेशों में इनका विस्तार हुआ। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुरु, पांचाल और काशी जैसे राज्य शामिल थे, जो उसमें जनपद हुआ करते थे। ये पांचाल, कुरु, काशी, ये सब जो है यहाँ सब जगह इनका विस्तार हुआ। कुरु राज्य कहाँ फैला था? तो मेरठ और दिल्ली व आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में कुरु राज्य फैला था। इसकी राजधानी असंधिवत थी, जिसकी पहचान हस्तिनापुर से की जाती है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? ये नाम आपको याद रखना, आसंधिवत। कुरु की राजधानी आसंधिवत थी, या हो सकता है पूछ ले हस्तिनापुर, ठीक है। तो हस्तिनापुर लिखे या आसंधिवत, दोनों एक ही हैं। पहले हस्तिनापुर को आसंधिवत बोला जाता था, ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध राजा उद्दालक आरूढ़ी, इनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो जो कुरु के प्रसिद्ध राजा थे वो थे उद्दालक आरूढ़ी, और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है।
पांचाल राज्य वर्तमान कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला था। पांचाल की बात करें तो ये कानपुर से वाराणसी के मध्य गंगा के मैदान में फैला था। ये बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद ज़िले इसमें शामिल थे। आज जहाँ पे बदायूं स्थित है, बरेली है, फर्रुखाबाद है, वहाँ पे पहले पांचाल महाजनपद या पांचाल जनपद था। इसकी राजधानी कंपिल थी, जो फर्रुखाबाद का आज एक नगर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, मतलब उसका कथा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में यहाँ का राजा प्रवाहन जावली था, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो प्रवाहन जावली कहाँ का राजा था, ये आपको याद रखना है। पांचाल का राजा था। ऐसे ही यहाँ मैंने बताया उद्दालक आरूढ़ी कहाँ का राजा था, तो ये छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है, और ये कुरु का राजा था। काशी वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का राजा था। अब हम थोड़ा बहुत महाजनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से महाजनपद यहाँ उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। वैदिक काल के बाद समूचे आर्यावर्त में महाजनपदों का शासन स्थापित हुआ। यानी वैदिक काल में जो कबीले थे छोटे छोटे, उनको जन बोला जाता था, तो वो मिल करके जनपद बनाए और जनपद मिल करके महाजनपद बना लिए। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है, उसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको याद रखना है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और ये कौन कौन से महाजनपद थे, देखिए कौशल, जो कि आज अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती एवं लखनऊ, गोंडा आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। जहाँ आज गोंडा है, बस्ती, अयोध्या, श्रावस्ती है और लखनऊ का क्षेत्र, यहाँ पहले कौन सा महाजनपद था, कौशल। फिर दूसरा महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में था, काशी है। फिर कुरु है, काशी मैंने बताया वाराणसी में, और कुरु मैंने बताया कि जो आपका मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, तो कुरु भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में था। पांचाल मैंने बताया बरेली और फर्रुखाबाद का। फिर सुरसेन है, ये मथुरा क्षेत्र में फैला था। वत्स ये प्रयागराज में, मल्ल आधुनिक कुशीनगर, और चेदी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो इतने महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। पहला है कौशल, दूसरा जो है काशी, तीसरा कुरु, चौथा पांचाल, पांचवा जो है सुरसेन, छठा वत्स, सातवां मल्ल और आठवां है चेदी। ये जो थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कौशल जनपद आधुनिक अवध के लगभग बराबर था। कौशल जनपद वही गोंडा, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ के आसपास। इसकी राजधानी राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, राप्ती नदी को पहले इरावती बोलते थे। राप्ती नदी को पहले क्या बोलते थे, इरावती। तो कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, जो कि इरावती नदी यानी कि जो आपका राप्ती नदी है उसी के तट पर स्थित थी। और रामायण काल में इसकी राजधानी अयोध्या भी मानी जाती है। तो 2 राजधानियाँ थीं कौशल महाजनपद की, एक तो श्रावस्ती और एक अयोध्या। यहीं के राजा थे महाकोसला देव। इन्होंने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। और महाकोसला देव ने जब अपनी पुत्री महाकोसला देवी का विवाह मगध के सम्राट बिंबिसार के साथ किया तो काशी को दहेज में दे दिया। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। सबसे पहले ये जो महाजनपद थे इनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो काशी पर किसने अधिकार कर लिया, कौशल ने। कौशल के महाराजा महाकोसला देव ने काशी को जीत लिया, अपने में मिला लिया। फिर जब इन्होंने महाकोसला देव ने अपनी पुत्री महाकोसला देवी का विवाह मगध के सम्राट बिंबिसार से किया। ये जो बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक था। तो जब इससे इनकी शादी करता है तो दहेज जो कि अपने अधिकार में लिया था काशी को दे देता है। दहेज के रूप में क्या दे देता है, काशी। अब काशी जो पहले कौशल के अंतर्गत था, कौशल के अधीन था, अब वो मगध के अधीन हो गया। महाकोसला देव का उत्तराधिकारी प्रसेनजीत हुआ। महाकोसला देव जो थे, जो कौशल के राजा थे,
उनका एक बेटा भी था प्रसेनजित, और इसी की बहन कौन थी? कोसला देवी। प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था, और आपको पता ही होगा अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु, जो कि उसका ही बेटा था, और मगध पर आक्रमण करके अजातशत्रु से काशी वापस लेने का प्रयास किया। अब देखिए, समझिए, काशी सबसे पहले कौशल के पास था, लेकिन विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में वो मगध के सम्राट के पास चला गया। लेकिन जब मगध के सम्राट बिंबिसार की मृत्यु हुई तो जो कौशल का शासक था प्रसेनजित, उसने फिर से काशी को वापस लेने के लिए युद्ध किया और अजातशत्रु पर आक्रमण कर दिया। किंतु बाद में क्या हुआ? समझौता हुआ दोनों में, यानी कि हार जाता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रसेनजित, और अजातशत्रु जीत जाता है इस युद्ध में। तो प्रसेनजित को अजातशत्रु से समझौता करना पड़ता है, और प्रसेनजित अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करता है और काशी को फिर से दहेज में दे देता है, यानी काशी को अजातशत्रु यानी मगध के पास ही रहने देता है। ठीक है, तो बिंबिसार मगध सम्राट था, फिर उसकी हत्या करके उसका बेटा अजातशत्रु बना। और अगर इधर देखें कौशल, तो कौशल पे सबसे पहले महाकोसला देव का शासन था, फिर उसका पुत्र प्रसेनजित बना, जिसने अजातशत्रु से युद्ध किया और हारने पर अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह भी करके संधि किया। काशी जनपद वाराणसी परिक्षेत्र में स्थित है। तो कौशल हमने पढ़ लिया, अब काशी देखते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा, समृद्धि, शिल्प, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, शिक्षा, समृद्धि, शिल्प, व्यापार। ब्रह्मदत्त के शासनकाल में काशी का पड़ोसी राज कौशल के साथ कई बार युद्ध हुआ। अंत में कौशल की विजय हुई, जो मैंने आपको बताया ही अभी कि कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया, फिर शादी के माध्यम से उसको दहेज के रूप में मगध को दे दिया था। तो दोनों में युद्ध होता रहता था काशी और कौशल में, लेकिन अंत में कौशल की विजय होती है। अच्छा, ये भी याद रखिए, ब्रह्मदत्त जो था ये काशी का राजा था। ठीक, फिर बात करते हैं कुरु की। तो ये वर्तमान मेरठ, जहाँ जो कि हस्तिनापुर था पहले, और दिल्ली के क्षेत्र में स्थित था। तो कुरु कहाँ स्थित था? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास क्षेत्रों। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी आसंदीवत भी थी। और देखिए, कुरु की राजधानी महाजनपद काल में इंद्रप्रस्थ हो गई, लेकिन उसके पहले इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, या आप कह सकते हैं आसंदीवत थी। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना है। काल में अलग अलग इसकी राजधानियाँ बनी, जैसे अलग अलग काल में अलग अलग राजधानी बन गई। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा इसकी ख्याति कम हो गई थी, किंतु बौद्ध धर्म के जातक ग्रंथों में कुरु धर्म की चर्चा बार बार मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल में कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर या आसंदीवत, लेकिन बाद में चेंज हो गए, बाद में इंद्रप्रस्थ हो गई। फिर पांचाल जनपद की बात करें तो गंगा यमुना दोआब के पूरब और वर्तमान रुहेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। रुहेलखंड वही जो बरेली, फर्रुखाबाद, मदायूं का इलाका है, वहाँ ये स्थित था। अब उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो कि बरेली में है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो कि बदायूं और फर्रुखाबाद में है। तो ये याद रखना है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र बरेली में, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, जो कि बदायूं फर्रुखाबाद में है। वत्स जनपद की बात करें तो काशी के दक्षिण पश्चिम में, यानी वर्तमान प्रयागराज के क्षेत्र में वत्स स्थित था। इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर स्थित थी, जिसको कौशाम्बी बोला जाता था। तो कौशाम्बी कहाँ पे था? यमुना नदी के तट पर। और ये किसकी राजधानी थी? वत्स की, वत्स महाजनपद। अब हम थोड़ा बहुत गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। गणराज्य मतलब कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे, जैसे शाक्य, कोलिय, मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, मग्ध और कलाम। ये सब कुलों के नाम हैं, या आप कह सकते हैं गणतंत्रों के नाम हैं। जैसे आपने सुना होगा कपिलवस्तु जो कि थे, वो कहाँ के थे? शाक्य। कपिलवस्तु शाक्य, कोलिय, मौर्य, कुशीनगर मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, कुशीनगर जो कि आज गोरखपुर के आसपास है, एक ज़िला है आज कुशीनगर अलग से। तो पावा के मल्ल,
केशपुत्र के कलाम आपने सुना होगा, केशपुत्र के कलाम। इन राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन नहीं थी बल्कि लोकतांत्रिक थी। तो राजनीतिक व्यवस्था यहाँ कैसी थी? लोकतांत्रिक थी, और इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे। शासक निरंकुश यहाँ नहीं होता था बल्कि जनता के सेवक की भांति शासन करता था। तो ये हिमालय की तलहटी में ये सारे गणतंत्र आज स्थित थे। ये देखिए यहाँ पे जनपद के राज्य और उनकी राजधानी दी हुई है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जैसे वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, कुशीनारा और पावा। इसलिए आप बोलते कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल, तो 2 राजधानियाँ थीं। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी, ये बुंदेलखंड का इलाका, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र जो कि बरेली में स्थित था, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल जो कि फर्रुखाबाद और बदायूं में स्थित था। गढ़ राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मैंने आपको बताया ही कि जो राजा थे वो निरंकुश नहीं होते थे, जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती थी, और उनका एक संघ होता था गणतंत्रों का, वही संघ जो है शासन चलाता था। तो राजतंत्र के विपरीत गणतंत्र में राज्य की शक्ति गण, लोक तथा समूह में होती थी। यानी समूह शासन कैसे होता था? एक समूह के लोग शासन करते थे, ऐसा नहीं था कि एक राजा ही शासन करता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जनता द्वारा चुने गए लोग शासन चलाते थे, वह निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी नहीं होते थे। गढ़, गढ़ मतलब संघ। गढ़ के दूसरे मुख्य अधिकारी उपराजा, सेनापति, भंडागारिक ये सब थे। तो भंडागारिक जो होता था उसमें कोषाध्यक्ष होता था, यानी ये सभी लोग मिलकर शासन चलाते थे। इसके अतिरिक्त शासन में परामर्श के लिए अष्टकुलक नाम की संस्था होती थी, जिसमें प्रमुख 8 कुलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। जो मैंने 8 कुल अभी बताया ना, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, केशपुत्र के कलाम, शाक्य के कपिलवस्तु के शाक्य, पिपलीवन के मौर्य, ये सब जो मैंने बताया ये सब कुल थे, और 8 थे टोटल। कितने थे? 8। तो उनके एक एक प्रतिनिधि होते थे, वे सभी प्रतिनिधि मिल के शासन चलाते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गणराज्यों में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता था। सर्वसम्मति से चयनित होने के कारण राजा को महासम्मत भी कहा जाता था। चूँकि राजा को जनता चुनती थी, जैसे आज इलेक्शन होता है फिर हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वैसे ही प्रक्रिया थी। जनता चुनती थी और उसके द्वारा चुने गए राजा को महासम्मत कहा जाता था। जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन जो था वो परिषद कहलाती थी। इसके भवन को संस्थागार कहते थे, यानी जहाँ पे सारे राजा या उसके जो भी प्रतिनिधि थे वो बैठते थे उसको संस्थागार कहा जाता था। जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन है, ऐसे ही उस समय संस्थागार हुआ करता था। प्रमुख सदस्यों की सभा जो है वो अष्टकुलक के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 8 अधिकारी या 8 मंत्री होते थे। इसके प्रमुख गणों के मुखिया होते थे वे लोग। ठीक, प्रशासन के सभी निर्णय बैठक में आम सहमति से लिए जाते थे। जो भी निर्णय होता था, कानून नियम जो भी बनाना होता था वो आम सहमति से बनता था। ऐसा नहीं किसी एक ने बना दिया, सभी लोग उस पर सहमत होते तभी बनता था। आम सहमति न बनने पर मतदान कराया जाता था। अभी आप देख लीजिए जो 8 जो कि गणराज थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। टोटल 8 थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 7 ही दिया है। तो जैसे कपिलवस्तु के शाक्य मैंने बताया, ये सिद्धार्थ नगर के आसपास अपना शासन करते थे। रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, तो ये गोरखपुर के आसपास शासन करते थे। रामग्राम के कोलिये, पिपलीवन के मौर्य, तो ये जो कुल हैं, शाक्य कुल है, कोलिये क्या है? कुल है, मौर्य क्या है? कुल। कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, तो ये सब भी कुशीनगर और फाजिल नगर के आसपास, फाजिल नगर भी कुशीनगर में स्थित है, तो ये सब शासन करते थे। सुमसुमारा के मग्ग, केशपुत्र के कलाम, देखिए ये सब इनका शासन क्षेत्र लिखा हुआ है। तो ये जो थे गणराज्य थे उस समय उत्तर प्रदेश में स्थित थे। टोटल 8 थे, लेकिन हम लोग को 7 पढ़ना है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है। ठीक है, जैसे 16 महाजनपद हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग को 8 ही पढ़ना है। ठीक, तो ये था ऐतिहासिक काल, और इसके पहले हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं।
तो इसी के आगे हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो लगभग 20 मिनट की हो गई, तो उसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।